नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल टॉक्स ऑन कुकिंग ऑयल बाय पीके पे। तो चलते हैं आज की मार्केट वीडियो पे, देखते हैं क्या है मार्केट आउटलुक। तो जैसा कि आप जानते हैं, हम डिस्कस करते हैं ग्लोबल प्राइस मूवमेंट्स क्या चल रहे हैं, सीआईएफ रेट्स के क्या कोड हो रहे हैं, उसके बेसिस पे हमारे इंडिया में स्पॉट प्राइसेस क्या है, उस पर कंज्यूमर पैक की कॉस्टिंग क्या आ रही है, और पीछे के रेट से जो हमारी सीआईएफ कोडिंग आ रही है उसके हिसाब से हमारा क्या पैरिटी आ रही है, और पीछे 24 आवर्स में कोई नया डेवलपमेंट है तो उसको डिस्कस करेंगे। तो अब ग्लोबल प्राइस मूवमेंट की बात करते हैं तो केएलसी जो है 2 दिन से इंक्रीज़ कर रही है। कल भी केएलसी कुछ बढ़कर बंद हुई है नियर अबाउट 40 पॉइंट की, और आज भी 20 पॉइंट का इसमें प्लस चल रहा है। ये पॉइंट्स लग गए 3746 ही पड़ी हैं प्लीज़ इसे। सी बॉट के अंदर 6101 था जो हमारा 12 तारीख को, वो कल 1.73 बढ़ के बंद हुआ था, और अभी नियर अबाउट 30-40 पॉइंट के उसमें माइनस चल रहा है। तो और हमारे बेसिस पॉइंट वही 2100-2200 वही चल रहे हैं। अब बात करते हैं सीआईएफ रेट्स की। सीआईएफ रेट्स कल जो है ऑल इन 845 था, आज जो केएलसी 2 दिन से बढ़ी है तो 860 बोला जा रहा है। सीपीओ में कल जो 860 में मैंने काम भी हुए थे, मैंने व्हाट्सएप पे आपको अलर्ट भी किया था कि काम हो रहे हैं आज जो इंटरनेशनल मार्केट के अंदर पाम के, तो वो कल 860 के अंदर पाम के काफ़ी अच्छे काम हुए हैं, और आज वो 875 बोलना शुरू किया है। अब किस रेट में आज काम होते हैं वो आई विल लेट यू नो। तो कल हमारा 860-65 में काम हुआ है, और आज 10-10, 15-15 डॉलर बढ़ा के बोल रहे हैं। डिगम सोया 960 है। आज जो है जो वहाँ से पीछे से कॉस्टिंग आ रही है वो 1000 की आ रही है। अभी कोई ना कल काम हुआ है ना आज हुआ है। कल मैंने सन ऑयल 900 बताया था कल, लेकिन वहाँ पे 865 तक काम हो गए हैं। मैं आपको पीछे 5-7-8 दिन से रेगुलर बता रहा हूँ कि सन ऑयल ने सोयाबीन को दबा रखा है। अब ये देखिए कहाँ 960, कल कहाँ 865, 100 डॉलर घट के इससे काम हो रहे हैं हमारा, जबकि हमारी कॉस्टिंग में 20-30 डॉलर का ही फ़र्क हो तो सोयाबीन और सनफ्लावर बराबर आ जाता है। और सनफ्लावर ऑयल सोया से एक प्रीमियम ऑयल बोला जाता है, और उसका रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन चल रहा है। तो जो मैं आपको बात करता हूँ कि भाई से जो सी बॉट के अंदर मैनिपुलेशन हो रही है, बेसिस पॉइंट बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी हाई चल रहे हैं, तो वही उसकी पोजीशन है कि इसके अंदर सन ऑयल ने डिगम को दबा रखा है, और सी बॉट अपने कम होने पे नहीं आ रहा है, और उसकी वजह से बेसिस पॉइंट बढ़े हुए हैं। अब बात करते हैं स्पॉट प्राइसेस के अंदर। स्पॉट प्राइसेस में हमारा सबके अंदर 25-50 1 रुपये तक बढ़ा हुआ है। 101 से मस्टर्ड 102। मस्टर्ड के बारे में पीछे 2-3-4 दिन से मैं रेगुलर बता रहा हूँ, जब से रेट सेटल हो रहा है, कि मस्टर्ड के अंदर थोड़ा सा चेंजेस नज़र आ रहा है, क्योंकि आगे दशहरा की और दुर्गा पूजा की डिमांड रहेगी। 24-25 से माल जाएगा तो थोड़ा सा माल का खिंचाव रह सकता है। तो वहाँ 102 से वापस 101 भी आ सकता है, लेकिन ये रेट्स अच्छे हैं। जब डाउन था 112 से, मैं रेगुलर आप लोगों को इतला कर रहा था कि भाई मुझे मस्टर्ड के अंदर डाउन लग रहा है, लेकिन अब मस्टर्ड थोड़ा सा मुझे सेटल होता नज़र आ रहा है। लेकिन हमें पूरी अपनी परचेजिंग एक साथ ना करके थोड़े थोड़े फेज़ में करनी चाहिए, अगर मार्केट 2-4-5 दिन में सेटल होता है तो। जो मुझे लग रहा है कि, क्योंकि हमने अपनी जब भी रिपोर्ट में डिस्कस करा है तो यही बात हुई है कि 15-17 तारीख के बाद इंडिया की बाइंग बाहर जाएगी, तो वो कल हमें थोड़ा बहुत दिखा भी कि इंडिया की बाइंग बाहर जा रही है। हमने 2-4 दिन पहले रिपोर्ट में बताया था कि भाई इंटरनेशनल रेट और इंडिया के रेट का किसी लेवल पे मिलान होगा, और वो दोनों के दोनों जब एक रेट पे आएंगे तब काम होगा। तो अभी कल हमको वो दिखा पाम ऑयल के अंदर जो हमारी कॉस्टिंग आ रही थी 81 की, उसके हिसाब से वहाँ पे पीछे से पैरिटी भी आई और काम भी हुआ। तो ये सब चीज़ें छोटी छोटी होती है जो डिस्कशन करते हैं, और वो चीज़ें होती हैं। तो अब ये मस्टर्ड के अंदर मैं फिर वही आपको दोबारा कहना चाहूँगा, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स हैं वो लोग माल ख़रीदेंगे, पीछे थोड़ी डिमांड रहेगी। 1 महीने से परचेजिंग नहीं हुई है तो बाज़ार के अंदर खालीपन भी होगा, तो थोड़ा सा मस्टर्ड पे निगाह बना के रखने वाली पोजीशन है। सोया रिफाइंड के अंदर भी 1 रुपये बढ़ा के बोला जा रहा है, जिस हिसाब से हमारी वो बढ़े हुए हैं। ऑल इन में भी 50 पैसे कल के रेट से बढ़ा के बोले गए हैं। ये सारे रेट जो मैं बताता हूँ ये सब रीसेल के रेट होते हैं। जैसे कल 80.5 के अंदर जो कंपनियाँ तो 81 ही बोल रही थी, लेकिन जो रीसेल के अंदर है जिसको ज़्यादा घबराहट थी वो लोग 80-50 बोल रहे थे। आज घबराहट थोड़ी शांत है तो वो लोग भी 81 पे आ गए हैं, और कंपनियाँ 81 के 81.5 बोल रही हैं। तो ये थोड़ा सा 25-50 पैसे का गैप है। लेकिन मैंने आपको कल परसों ही बताया था कि 1-2 अगर बाज़ार में कुछ हलचल भी होती है तो हमें चांस मिलेगा अगले दिन भी उसी रेट पे परचेज़ करने का। तो अगर आपके पास माल नहीं है और माल की रिक्वायरमेंट है तो थोड़ा बहुत अपने उस हिसाब से आप काम अभी भी उन्हीं के रेटों पे कर सकते हैं जो कल के रेट थे। सन ऑयल का जो कल हमारा मैंने बताया 865 पे काम हुआ है, उसके हिसाब से
कॉस्टिंग तो 83.5 आ रही है, लेकिन अभी कोटिंग इसकी सन ऑयल के साथ ही हो रही है, क्योंकि अभी जो नया माल है वो आने में टाइम लगेगा और माल की मार्केट में डिमांड है, तो वो उसको सनफ्लावर ऑयल जैसे मैं बता रहा हूँ प्रीमियम ऑयल है, तो इसलिए उसकी कोटिंग वही हो रही है, अभी कोई काम नहीं सुनाई दिया है। कॉटन ऑयल 85.5 ही है, 85.5 86 भी कह सकते हैं। राइस ब्रांड भी 50 पैसे बढ़ा हुआ है, और मस्टर्ड सीड का जैसे कि 1 रुपये यहाँ भी बढ़ा हुआ है, तो थोड़ा सीड का भी 25-50 पैसे बढ़ा के बोला जा रहा है। अब बात करते हैं कि हमारी पीछे से क्या कॉस्टिंग आ रही है। तो अगर हम 81 की बात करें तो हमारा 15 किलो GST पेड का रेट 1463 आएगा। सोयाबीन रिफाइंड के हिसाब से 1558 आएगा। मस्टर्ड कच्ची घानी 1773 आएगा। ये लीटर टीन, पाउच और बॉटल के रेट होते हैं दिल्ली, हरियाणा, यूपी के। इसके अंदर हमने 30 रुपीज़ का मार्जिन अपना और डिपो का खर्चा शामिल किया हुआ। अगर आप ट्रॉले से माल उठाते हैं तो ये 30 रुपीज़ आपको कम हो सकते हैं। अब बात करते हैं इंपोर्ट कॉस्ट क्या आ रही है। अब हमारे जो आज का रेट 875 बोला जा रहा है, उसके आपसे 82.5 की इंपोर्ट कॉस्ट है, जबकि मार्केट कांदला पे रेट 81 चल रहा है। लेकिन इन रेटों पे काम नहीं हुए हैं, काम हमारा 860 पे ही हुए हैं। 860 के हिसाब से 81 आ रहा है, तो वही रेट हमारे कल काफ़ी अच्छी मात्रा में क्वांटिटी में काम सुनाई दिया है। अब बात करते हैं सोया ऑयल का। सोया ऑयल का उन्होंने कल 960 था, आज 1000 बोला जा रहा है सोयाबीन, जिसके हिसाब से कॉस्टिंग हमारी 92 आती है, जबकि बाज़ार के अंदर 86 के 87 के हिसाब से काम हो रहा था। अब $940 के हिसाब से हमारी पैरिटी आ रही है। और सन ऑयल का हमारा 870 में ही काम हुआ है और 83 की पैरिटी आती है, जबकि बाज़ार के अंदर 87 बोला जा रहा है। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको मेंशन कर रहा था कि सन ऑयल ने ही सारी मार्केट को अभी दबाया हुआ है, और इसकी कॉस्टिंग भी देखिए ऑल इन के बराबर आ गई है कल, जो 865-70 में काम हुए हैं। तो ये हमारा अर्जेंटीना से माल आ रहा है सन ऑयल का, और हमारा रशिया, ये दोनों के दोनों अच्छी क्वांटिटी में सेलिंग में है। अब बात करते हैं कि पीछे 24 आवर्स में क्या क्या डेवलपमेंट है। तो सी बॉट के अंदर जो कल काफ़ी बढ़ के बंद हुआ है 1.73, तो इसकी 15th को कटिंग होती है। 15th डेट जो होती है हर एक महीने की, तो उसके अंदर जो हमारा बारगेन चल रहा होता है उसकी हमारी कटिंग होती है। तो जैसे सितंबर का ये वायदा कल हमारा ख़त्म हो जाएगा, तो इसकी वजह से जो है ये अब ये सेटलमेंट में चला गया है ये वायदा। तो ये सेटलमेंट की वजह से इसके अंदर अब हमारा ओपन इंटरेस्ट भी बहुत थोड़ा सा बचा हुआ है। तो जब प्राइस सेटलमेंट में जाता है तो वायदे को सितंबर से अक्टूबर में शिफ्ट करते हैं, और यहाँ पे वो जो मैं बात कर रहा था मैनिपुलेशन होती है। अब इसके अंदर भी हमारा जो ओपन इंटरेस्ट है 51,000 है, जबकि दिसंबर के अंदर हमारा 1,98,000 का रहा है। तो उस शिफ्टिंग की वजह से भी, मैनिपुलेशन की वजह से हर महीने की 15 तारीख के आसपास 2-3 दिन में मार्केट 100-100, 200-200 पॉइंट रोज़ बढ़ती भी है, घटती भी है। आप पीछे का भी ट्रेंड उठा के देख सकते हैं। 1 साल का मैंने स्टडी कर रहा था, तो वो 15 तारीख के आसपास थोड़ा होता ही है। अगर मार्केट अपवर्ड जा रही है तो ये मार्केट को डाउनवर्ड लेके चलते हैं। मतलब हम बात करें तो जनवरी से लेकर वो मई जून तक वो लोग हमेशा 15th को उन्होंने डाउन में ही काटा है, और मई के बाद से वो हमेशा बारगेन इसको बढ़ा के ही काटते हैं। तो इसको ये मैनिपुलेशन चलती है। तो हम ये नहीं कह सकते कि अगर कल शिकागो बढ़ा है तो 15 तारीख के बाद 16-17 तारीख में यही मेंटेन होगा। तो क्योंकि अब वहाँ पे नई क्रॉप का प्रेशर भी आ जाएगा अक्टूबर के बाद, तो हमें ये लगता है कि मार्केट के अंदर आगे थोड़ा सा डाउन आना चाहिए। तो क्योंकि आगे का वायदा आप देखेंगे 64 से 62, जबकि क्रॉप आ रही है, फिर उसके बाद दिसंबर के जनवरी में, ये अक्टूबर टू दिसंबर क्रॉप आ जाएगी, उसके बाद और भी ज़्यादा डाउन दिखा रहे हैं। तो ये सब मैनिपुलेशंस हैं, क्योंकि सट्टा कभी भी रिवर्स में नहीं चलता है। अगर क्रॉप आ जाती है तो उसके बाद प्लस होना चाहिए। इसका एक मैंने और अपना जो है इसका बनाया था, ये वाला, ये आज 6443 है, जैसे हमारा ये वाला जो चल रहा है 6443, तो इसके हिसाब से हमारी पैरिटी आ रही है 1420 की सितंबर की, और ब्राज़ील से माल मिल रहा है 890। तो अब आप खुद समझ सकते हैं कि $520 का डिफरेंस है, और माल की शिपमेंट का खर्चा $70, $50 और बाकी ड्यूटी $200, तब भी $500 का जो है किसी भी तरह से जस्टिफाइबल नहीं है। अगर हम इसको अक्टूबर वाले वायदे से भी करें तो हमारा 62.84 है, तो 870 चल रहा है। तो 870 और 1420, इसके अंदर और ज़्यादा हमारा गैप बढ़ जाता है। तो ये हमारे FOB के रेट होते हैं, जो रेट्स होते हैं ये हमारे FOB के हैं। ये CIF के रेट हो, जब हमारा फ्रेट जुड़ जाता है बोगी का और वहाँ के FOB कॉस्ट जुड़ जाती है, तो ये हमारे CIF रेट हो जाते हैं। तो FOB कॉस्ट के अंदर हम ये कह सकते हैं $900, ये $880 के अंदर है, और ये 1430। तो बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन है, बहुत ज़्यादा गैप है। तो हम सी बॉट को देख के घबराए नहीं कि भाई सी बॉट इतना बढ़ गया तो बाज़ार में तेज़ी आएगी।
KLC फिर भी काफ़ी हद तक रीज़नेबल चल रही है। तो अभी हम अपना बात कर रहे थे सीबॉट की कटिंग है, तो मैंने उसको थोड़ा आपको समझाया है। सेल ऑफ स्मॉल टाउन जो शिफ्टेड टू डाइट, एक हम रोज़ बात कर रहे थे कि भाई मार्केट में हमारी सेल नहीं निकल रही है। तो कल जैसे मेरी वीडियो बात ख़त्म हुई, फिर उसके बाद 2-4 जनों से बात हुई, तो उन्होंने ये बोला कि अब अधिकतर कंपनीज़ के बड़ी बड़ी जगह पे जैसे रैक से माल आते हैं वैसे आते हैं, तो वो लोगों के डिपोज़ हो गए हैं। जब बाज़ार के अंदर रेगुलर तेज़ी बनी रहती है तब तो वो होलसेल मार्केट में काम होता है। जैसे एक बड़ा मार्केट है तो वो माल काफ़ी मात्रा में परचेज़ कर लेते हैं, काफ़ी डीलर्स बड़े बड़े वहाँ पे हैं। लेकिन जब मार्केट एक लेवल पे चलता रहता है या डाउनवर्ड होता है तो उनके पास माल सब ऊंचे रेट का ही होता है, तो डिपो से ही सप्लाई सीधी छोटे छोटे टाउनों में जाती है, तो होलसेल मार्केट में उसका नज़र नहीं आता उठान का। तो वो हमको ये लगता है कि बाज़ार में ग्राहक नहीं आ रहा। बाज़ार में ग्राहक हमेशा तेज़ी में आएगा। तेज़ी होलसेल मार्केट वालों को नहीं मिल पाती, खाली वो उन्होंने परचेजिंग मोटी कर ली है, उनके पास नीचे रेट का माल है, तो जब तक वो सस्ता देते रहते हैं तब तक इंटीरियर का ग्राहक आपके पास आता रहेगा, आपसे माल उठाता रहेगा। जब मार्केट डाउनवर्ड होगी तो कंपनियों से ही माल उनको जिस रेट में आपको मिल रहा है डिपो से, उसी रेट में उनको FOR में मिल जाता है। तो इस चीज़ को एक आया था तो मेरे को उनकी बात जस्टिफाइबल लगी, तो मैं आई थिंक कि मैं आपको थोड़ा सा इस चीज़ को ब्रीफ कर दूं कि ये सेल गायब का मतलब डाउनवर्ड ट्रेंड के अंदर हमारी फीडिंग सब डिपो से हो रही है, क्योंकि हमने इंपोर्ट एक्सपोर्ट का डाटा भी देखा, हमने कंजम्पशन का भी डाटा, उसमें कहीं पर भी कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा है। और एक ये पाम ऑयल और सन ऑयल की कल परचेजिंग हुई है, मैंने आपको बता ही दिया है। 860 में वो 900 और 865 में वो ये सन ऑयल बिका है। मस्टर्ड अराइवल में रिड्यूस फार्मर होल्डिंग में हैपन। हाँ, मस्टर्ड्स के बारे में मैं आपको अभी एक्सप्लेन कर ही रहा था कि अराइवल की धीरे धीरे कम हो सकती है। जैसे अगर हम बात कर रहे थे कि 18 को नेफेड आएगा, तो नेफेड आए और जब एक किसान है उसके पास माल रखा हुआ था, 60,000 रुपये रेट चल रहे थे अगर हम जयपुर कंडीशन की बात करें, और उसको फॉर एग्जांपल 52,000 का माल बिक रहा था, आज वो माल 48,000 से 47,000 का बिक रहा है। तो वो अगर वो नेफेड की सेल आती है तो वो अपने माल को फिर होल्ड करेगा, वो सोचेगा नए सीज़न में निकाल लूँगा और 2 महीने बाद बेच लूँगा मैं। अब यहाँ उसने अपना 75% माल बेच लिया, 25% उसके करीब हाथ में है, तो वो माल को होल्ड कर सकता है। तो ये चीज़ को हमको थोड़ा सा दिमाग बना के चलना है कि हम ज़्यादा उसके अंदर मंदी तेज़ी में ना रहें, क्योंकि माल जब फार्मर के पास होता है तो बड़ी मुश्किल से ही वो निकाल पाते हैं, क्योंकि वो मंदी तेज़ी देखते रहेंगे। और हमने प्रोडक्शन का वर्ल्ड में कितनी प्रोडक्शन हो रही है और क्या एंडिंग स्टॉक हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं, उसके ऊपर एक मैंने छोटी स्लाइड्स बनाई है, वो हम डिस्कस करते हैं। और ये हमारा है, ये USD की रिपोर्ट है। USD की रिपोर्ट में 2-3 खास बातें हैं, मैं थोड़ा सा वो डिस्कस कर बता देता हूँ। पहले वहाँ USD के अंदर जैसे इतनी सारी हमारी कंट्री हैं, इंडोनेशिया, चाइना, मलेशिया, यूरोपीय, ब्राज़ील, तो हर एक का मार्केटिंग ईयर अलग अलग होता है। जो ऑयल ईयर कह लीजिए या मार्केट ईयर कह लीजिए, तो हर एक का अलग अलग होता है। अगर हम बात करें जैसे इंडिया की, तो मार्केट ईयर हमारा जैसे फाइनेंशियल ईयर अप्रैल से शुरू होता है तो हम मार्केट ईयर की बात करते हैं, या ऑयल ईयर की बात करते हैं तो वो हमारा अक्टूबर से शुरू होता है और सितंबर तक चलता है। और इंडोनेशिया में के अंदर भी यही है। ब्राज़ील में कहीं पर जुलाई से शुरू है, कहीं पर ये अगस्त से शुरू है, कहीं जनवरी से शुरू है। तो हम जो भी डाटा पे बात करेंगे वो मार्केट ऑयल ईयर के हिसाब से करेंगे। तो हमारे पास एंड हर एक 23-24 का एंड किसी का जुलाई में हो सकता है, किसी का सितंबर में, किसी का अक्टूबर में। तो ये फिगर्स जो USD के फिगर आती हैं वो किसी भी पर्टिकुलर डेट पे फिक्स नहीं होती कि भाई हम 30 सितंबर की बात कर रहे हैं या एंड स्टॉक की किस दिन की बात कर रहे हैं, क्योंकि मार्केट में कभी कभी किसी कंपनी के वाला किसी की प्रोडक्शन आती है, कभी किसी होती है। तो जब हम उस कंट्री का ऑयल ईयर ख़त्म होता है तब का हम एंड स्टॉक बात करेंगे। तो एंड स्टॉक जो है will not tally on a given point of time given data the present weather condition। अब USD की रिपोर्ट में उन्होंने ये मेंशन कर रखा है कि हम जो डाटा बनाते हैं हम ये नॉर्मल कंडीशंस और नॉर्मल वेदर कंडीशंस लेकर बनाते हैं। अगर वो जुलाई का डाटा रिलीज़ कर रहे हैं और वो जुलाई का डाटा 10 अगस्त तक रिलीज़ कर रहे हैं, 10 दिन के अंदर भी कोई ऊंच नीच आ जाती है तो वो उसको कहीं कंसिडर नहीं करते हैं। अगर कोई क्रॉप और ज़्यादा ख़राब डिटोरिएशन की खबर आ जाती है तो उसे कंसिडर नहीं करते। कहीं पर और कंट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम आ गई तो उसे कंसिडर करें। वो जुलाई तक जो वेदर कंडीशन है, जो अवेलेबिलिटी है, उसको ही कंसिडर करके बनाई जाती है। तो
ये जब हम यूएसडी की रिपोर्ट डिस्कस करें या कोई भी बात करें तो वो मंथली इसीलिए चेंज होती है, वो लोग मंथ टू मंथ अपनी इस रिपोर्ट को चेंज करते हैं, तो जो भी उस मंथ के अंदर रेक्टिफिकेशन आई है वो उसके अंदर डाल दिया जाता है। और ये इसके अंदर जब हम ऑयल की स्टॉक की बात करेंगे तो जो नॉन क्रश स्टॉक्स हमारे पास इंडिया में पड़ा हुआ है, जैसे सीड हमारे पास हम बता रहे हैं कि भाई मस्टर्ड का सीड पड़ा हुआ है 50 लाख टन, या हमारे पास सोयाबीन का सीड पड़ा है 35 लाख टन, तो उसकी भी जो उतना ऑयल बनेगा वो ऑयल में कंसीडर कर दिया जाएगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्शन की, तो 19, 20, 20, 21, 21, 22, 22, 23 के अंदर हमारा जो प्रोडक्शन है टोटल 2163 लाख टन है। हम इंडिया वाले जो है लाख टन में बात समझते हैं, तो मैंने इसको थोड़ा लाख टन में कन्वर्ट कर दिया है यूएसडी की रिपोर्ट को, जबकि वो मिलियन टन्स में आती है। तो ये लाख मेट्रिक टन के अंदर 2163 लाख टन पूरे वर्ल्ड में सारे ऑयल मिलाकर टोटल प्रोडक्शन होती है। अब हम उसको बात कर रहे हैं, जो ये प्रोजेक्टेड दे रहे हैं, अगस्त में उन्होंने जो यूएसडी की रिपोर्ट दी थी उसमें कहा था कि 2233 लाख टन, ये बस 70 लाख टन बढ़ के प्रोडक्शन आएगी। और अब इन्होंने रिपोर्ट में 5 लाख टन कम करा है कि वो प्रोडक्शन 2228 आएगी। तो ये थोड़ा सा माइनर चेंजेस उन्होंने करा है। इसी को हम यूएसडी रिपोर्ट का इंतजार करते हैं कि वो अगले साल का जो 23-24 का क्या प्रोजेक्शन दे रहे हैं। अब ये देख सकते हैं हमारी कैसे इंक्रीज़ रही है प्रोडक्शन वर्ल्ड वाइज। 2076 से 2070, 2078, तो पीछे 3 साल 19, 20, 20, 21, 21, 22 में तो नियर अबाउट सेम चली है। 22-23 में हमारे को नियर अबाउट 90 लाख का जंप दिख रहा है, और इस साल अगले साल भी हम 60 लाख का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ये सारी प्रोजेक्टेड फिगर हैं, अभी कहीं पर भी अभी सोइंग भी नहीं हुई है, उस फिगर को भी यहाँ कंसिडर किया गया है। मलेशिया, इंडोनेशिया के अंदर अभी हम बात कर रहे हैं कि एल नीनो आएगा, ये आएगा, लेकिन वो प्रोडक्शन को ज़्यादा दिखा रहे हैं। जो प्रोजेक्ट कर रहे हैं, मैंने कहा उसमें कोई भी वेदर की चीज़ कंसीडर नहीं करी जाती है, कितना क्रॉप एरिया है, कितना हेक्टेयर में बुआई होगी, और उसका जो इम्पैक्ट आएगा वो मंथली रिपोर्ट्स में उसको चेंज करते रहेंगे। तो ये यूएसडी रिपोर्ट भी क्या है, मैं थोड़ा सा वो भी आपको साथ साथ ब्रीफ करते जा रहा हूँ। किस बारे में यूएसडी बात करती है वो भी आपको एक ब्रीफ करते जा रहा हूँ, और एक पूरे वर्ल्ड मार्केट का सिनेरियो भी आपके थोड़ा समझ में आ गया होगा। आप इसको स्टॉप करके आप देख के समझ भी सकते हैं कि कहाँ का चाइना में टोटल हमारा प्रोडक्शन कितना होता है, मलेशिया में कितना होता है, सब जगह का हमारा। इस चाइना के लिए मैं आपको थोड़ा सा ये बता देता हूँ कि जो माल हमारा ब्राज़ील में पैदा होता है और हमारा यूएस के अंदर पैदा होता है, या अर्जेंटीना में हमारा जो प्रोडक्शन होता है, और वो माल हम ब्राज़ील में सीड भेज देते हैं, तो सीड होता है। तो फिर ऑयल की बात कर रहे हैं हम, दिस इज़ ऑयल, टोटल ऑयल का है। तो और चाइना ने अगर उसको ऑयल का एक्सपेलर वो क्रश किया है तो वो चाइना के अंदर ही ऐड हो जाएगा। अब बात करते हैं कि हमारा कौन सा ऑयल कितना पैदा होता है वर्ल्ड वाइड। जो ये भी यूएसडी की रिपोर्ट से मैंने डाटा लिया है। तो हम इसको बात करें तो नियर पाम ऑयल टोटल हमारा 794 लाख टन पैदा होगा, या हम अभी बात करें 22-23 में तो 775 लाख टन है। टोटल 2163 लाख टन की हम प्रोडक्शन प्रेज्यूम कर रहे हैं, उसमें से 775 पाम ऑयल है, और सोयाबीन है हमारा 587, 36% ये और 28% ये। सबसे दो जो ऑयल हैं इसके अंदर सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन है। फिर हमारा रेपसीड ऑयल आ जाता है, फिर हमारा पाम कर्नल, फिर हमारा सनफ्लावर सीड। तो पाम को भी अगर हम इसमें मिला लें, पाम कर्नल को भी, तो नियर 40% हमारा जो डिपेंडेबिलिटी है पाम मलेशिया और इंडोनेशिया में ऑयल के ऊपर होती सकती है। और ऑलिव ऑयल हमारा 30 लाख टन के करीब होता है, कॉटन सीड हमारा 50 लाख टन वर्ल्ड वाइड होता है, कोकोनट ऑयल भी 37-38 लाख है। तो ये आप थोड़ा समझ सकते हैं कि ये तो हमारी वर्ल्ड वाइज कंट्री वाइज प्रोडक्शन थी, और ये हमारे ऑयल वाइज कैटेगरी वाइज प्रोडक्शन है कि ये पीनट का मतलब ग्राउंडनट आप कंसिडर करिएगा। ये सनफ्लावर सीड है, सनफ्लावर हमारा 214 लाख टन है, हम प्रोजेक्टेड कर रहे हैं। अब की बार हमारा 15 लाख टन के करीब ज़्यादा हुआ है। तो ऑलिव ऑयल का कल एक क्वेश्चन आया था, तो वो मैंने बोला भी था कल अप्लाई करूँगा। तो ऑलिव ऑयल की प्रोडक्शन हमारी इस साल काफ़ी कम हुई है, वहाँ पे काफ़ी स्पेन में नुकसान हुआ है क्रॉप को, और जो प्राइसेस वहाँ 4 जो चल रहे थे वहाँ पे उससे डबल प्राइस हो गए हैं, मतलब नियर अबाउट डबल प्राइस हो गए हैं। मेरे को एक्चुअल वो कैलकुलेशन मिल नहीं पाई, मैंने लेना ध्यान भी नहीं रहा, तो मैं उसको आपको और उनको रिप्लाई कर दूंगा। अब बात करते हैं कि एंडिंग स्टॉक्स क्या आ रहा है। ये एंडिंग स्टॉक्स मैंने वही बताया कि जब ऑयल ईयर जिस कंट्री का ख़त्म होता है तभी का हम इसको मानते हैं। तो ये ऑयल वाइज हमारा एंडिंग स्टॉक्स है। हम जो रेपसीड का हमारा 34 लाख टन, सोयाबीन का 50 लाख टन, सनफ्लावर सीड का 37 लाख टन। तो हर एक आप ये सकते हैं टोटल
हमारा एंडिंग स्टॉक जो 22 से इसके अंदर नियर अबाउट 15 लाख टन इंक्रीज़ हो रहा है। अब ये हमारा इंडिया का स्टॉक्स के हमको ज़रा मेन देखना था कि जो हमारा 19-20 में 25 लाख टन था, 18 लाख टन था, 21-22 में 21 टन था, 22-23 में हम 42 लाख टन ओवर लेके जा रहे हैं। तो जो हम बार बार डिस्कशन करते हैं और बात करते हैं कि इंडिया के अंदर हमारी 20 लाख टन की महीने की डिमांड है, तो 2 महीने का स्टॉक्स हम कैरी फॉरवर्ड कर रहे हैं। इसके अंदर जो सोयाबीन अनक्रश पड़ा है और मस्टर्ड अनक्रश पड़ा है वो भी हमारा इसके अंदर जुड़ गया है। तो हमारे पास ये टोटल ऑयल की अवेलेबिलिटी बनेगी अगर हम उस माल को क्रश कर लें, तो वो हमारा एंडिंग स्टॉक्स है। 23-24 के लिए हम ये प्रोजेक्ट कर रहे हैं। मलेशिया का स्टॉक बात करें तो 20 लाख टन के करीब रहता था। लास्ट ईयर जब इंडोनेशिया ने माल को बंद कर दिया था मई के अंदर और जून में, फिर अप्रैल में बंद किया था और मई में खोला था, तो उसके बाद से जो प्राइसेस का बहुत ज़्यादा हाइक पे थे तो सब ने परचेजिंग अपनी रोक दी थी। तो वो सितंबर के अंदर इंडोनेशिया 80 लाख टन के ऊपर बैठा हुआ था जो 50 लाख टन माल रहता है, और मलेशिया 28 लाख टन के ऊपर बैठा हुआ था क्योंकि सब वर्ल्ड से परचेजिंग चली गई कि अब तो प्राइस डाउन आएंगे और हर एक कंट्री पहले अपना माल लिक्विडेट कर रही थी। तो उस टाइम पे ये एवर पीक स्टॉक्स हो गए थे अगस्त सितंबर के अंदर। तो वही पोजीशन अभी भी चल रही है। देखिए 28 से 25-26 लाख टन हम इस सितंबर क्लोज में बोल रहे हैं और वो 79 की जगह 65 बोल रहे हैं, जबकि ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टॉक है इंडोनेशिया के हिसाब से और मलेशिया के हिसाब से। 20 की जगह अभी भी 25 हम प्रोजेक्ट कर रहे हैं। अब बात करते हैं चाइना का स्टॉक्स भी हमारा काफ़ी ज़्यादा बढ़ के आ रहा है, जो अभी उनका भी ऑयल ईयर सितंबर में ख़त्म होता है। तो हम ये बोलना चाह रहे हैं कि हमारे स्टॉक्स एंडिंग स्टॉक्स बहुत ज़्यादा हैं और इसी वजह से बाज़ार के ऊपर प्रेशर है और ये प्रेशर आगे भी कंटिन्यू करेगा। लेकिन बाइंग भी हमारी इंडिया में जैसे अब 2 महीने त्यौहार हैं तो थोड़ी सी जा सकती है और थोड़ा सा डिमांड निकल सकती है, तो हमको उसके लिए तैयार रहना। तो ये वर्ड एंडिंग स्टॉक्स मैंने बता दिया आपको, ये प्रोडक्शन बता दिया। अब बात करते हैं मेरी ओपिनियन के। तो जहाँ तक मेरी ओपिनियन का सवाल है, तो अपने मार्केट कल परसों में थोड़ा सा जैसे KLC भी प्लस हुई है, शिकागो भी थोड़ा सा प्लस आ रहा है, तो काम थोड़ा बहुत किया जा सकता है। आपको कल वाले रेट पे आज भी माल मिल जाएगा। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, टेलीग्राम ग्रुप पे, सब पे मैसेज डाल दिया था कि पाम ऑयल के काम हो गए हैं। मैं आपको ये चीज़ कह के चल रहा था कि जिस दिन भी इंडिया से बाइंग बाहर जाएगी तो उस दिन काम निकल सकते हैं, बाज़ार थोड़ा तेज़ हो सकता है। तो कल ऐसा जब इंडिया से बाइंग बाहर जाती है तो उनका माल बिक जाता है तो वो लोग अपना रेट बढ़ा के बैठ जाते हैं, और जब वो उनको माल बेचना होता है और KLC डाउन होती है तो वो अपना माल हेज को काट लेते हैं। तो ये इन दोनों चीज़ों का कनेक्शन है और वो कल एक हैपन हो गया है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जी पूरे महीने की क्वांटिटी ख़रीद लिया, नहीं, 5-7 दिन, 4-5-7 दिन का काम हमारा हो गया है। तो बाज़ार के अंदर थोड़ी सी चहल पहल है, आगे हमारा फेस्टिवल भी है, काफ़ी दिन से हमारी परचेजिंग भी नहीं हुई है, हमारा मार्केट लेवल भी खाली है, हमारे को रेट भी वो रीज़नेबल आ गए हैं जो पीछे 3-4 महीने के अंदर हमको सबसे कम रेट देख रहे थे, वही रेट हमारे पास आ गए हैं। तो हम थोड़ा बहुत काम कर सकते हैं और बाकी इतना भी काम ना करें कि हम सोचें कि भाई हमारे पास बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा काम हो जाएगा, कि हमारे को फिर मौके मिलते रहेंगे। मैंने आपको ऑयल की स्टॉक पोजीशन भी दिखा दी, ऑयल बहुत ज़्यादा है, वर्ल्ड में भी सप्लाई बहुत ज़्यादा है। फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, अगस्त सितंबर अक्टूबर में मलेशिया इंडोनेशिया में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा रहती है और अभी स्टॉक्स का उनके पास लेवल हाई चल रहा है, तो वो सेलिंग में बने रहेंगे। सन ऑयल बहुत ज़्यादा टूट के कल काम हुआ है 83-83.5, वो भी सेलिंग में रहेगा। लेकिन एक कल काम हुए हैं, थोड़ा बाज़ार सुधार रहे और आपको माल लेना है तो आप ले सकते हैं और अपना काम को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आप लोगों के समझ में आ रही होगी जो मैं समझा रहा हूँ। तो आप फिर मिलते हैं कल की वीडियो में और फिर बताते हैं आगे की क्या व्यू रहता है। थैंक यू।